हे गाइस, वेलकम टू परशुट विद्या। लास्ट लेक्चर में हमने ईस्ट इंडिया कंपनी का सेकंड फेज यानी कि फ्री मार्केट फेज इन इंडिया 1813 से 1857 तक वो हमने स्टार्ट किया था। उसमें हमने पढ़ा था कि कौन से कारण थे कि जिसकी वजह से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली था उसको खत्म किया और फ्री मार्केट फेज चालू किया। और उसका भी एक कारण था ब्रिटिश ब्रिटिश कैपिटलिस्ट क्लास जिसने ब्रिटिश संसद पर दबाव बनाया, जिसकी वजह से जो फ्री मार्केट, क्योंकि क्या हुआ वहां पे 19वीं सदी के शुरुआत में मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, यानी कि क्या हुआ, मास प्रोडक्शन शुरू हुआ। और मास प्रोडक्शन शुरू होने के कारण ब्रिटिश को दो चीजों की जरूरत थी। एक तो रॉ मटेरियल एंड फाइनल गुड्स, यानी कि मार्केट जो फाइनल गुड को बेच सके। जो दोनों डिमांड कॉलोनी यानी कि इंडिया जैसी कॉलोनी है ना, वही पूरा कर सकती थी। इसी वजह से ब्रिटिश संसद पर दबाव बनाया और ईस्ट इंडियन कंपनी का जो मोनोपोली था उसको खत्म किया और फ्री मार्केट फेज शुरू हुआ। और फ्री मार्केट फेज किसके लिए लाभदायक था? ब्रिटिश कैपिटलिस्ट क्लास के लिए। ओके, हमने समझ लिया था। और इसी के चलते चार्टर्ड एक्ट 1813 आया था, जिसकी हमने साइलेंट फीचर की चर्चा कर ली थी। और उसके बाद हमने गवर्नर जनरल देखे थे सारे, कि जो ये पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना चाहते थे। इसमें हमने बात की थी कि ये पॉलिसी के अंतर्गत ब्रिटिशर को ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल डोमिनेंस चाहिए था। इसी वजह से ज्यादा से ज्यादा जमीन कैप्चर की गई, जिसकी वजह से थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट और सेकंड एंग्लो सिख युद्ध हुआ, वो उसी के चलते हुआ। और इसी के चलते जो इकोनॉमिक पॉलिसी क्या हुई कि भारत को मार्केट के लिए खोल दिया। इसकी वजह से क्या हुआ कि भारत को एक नेगेटिव इफेक्ट हुई, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसकी वजह से जो भारत में हस्तशिल्प उद्योग था उसका पतन हुआ, हैंडीक्राफ्ट का। और इसी के चलते सोशल रिफॉर्म भी किए गए। क्या सोशल रिफॉर्म किए गए कि ब्रिटिशर को फ्री मार्केट बनाना था। अगर मार्केट बनाना है तो भारत का कल्चर है उसको इंफीरियर बना के ब्रिटिश कल्चर को सुपीरियर बनाना था। इसी वजह से इसी टाइम में हमने बात की थी कि मिशनरी का आगमन हुआ भारत में और एजुकेशन को चेंज किया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो भारत को मार्केट बना जा सके। और भारत में सोशल रिफॉर्म भी किए गए। वो सब कारण क्या थे? फ्री मार्केट फेज था। इसी की वजह से ये चलता रहा। हमने पॉलिटिकल फेज शुरू कर दिया था, जिसके अंतर्गत हमने गवर्नर जनरल देखे थे, जिसमें लॉर्ड हेस्टिंग और एमहर्स्ट थे। इसकी चर्चा हमने कर ली थी। और इसी के चलते थर्ड एंग्लो मराठा युद्ध भी हुआ था। और चार्टर्ड एक्ट 1883 वो भी हमने चर्चा कर ली थी। और विलियम बेंटिक जिसने मॉडर्नाइजेशन किया और भारत में सबसे ज्यादा रिफॉर्म किए, जिसकी वजह से क्या हुआ, भारत में ब्रिटिश का दबदबा ज्यादा मजबूत हो गया और केंद्र सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो गया था। अब हम ओकलैंड एंड एलनबरो तक पहुंचे थे। वो दोनों गवर्नर जनरल थे जिसने कॉलोनियल कंसोलिडेशन स्टार्ट रखा। हमने देखा था कि कैसे भारत के बॉर्डर यानी कि जो ब्रिटिश सीमा थी उसको सिक्योर करने के लिए कई कई युद्ध लड़े गए, जिसमें हम जो देखो तो ये इंडिया का मैप है, जिसमें ये नॉर्थ ईस्ट है और ये नेपाल वाला क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर क्षेत्र। और ये तो वहां पे एक एंग्लो नेपाल युद्ध हुआ और एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ, जिसके क्या वजह से जो बॉर्डर है कंट्री वो सिक्योर हो गई, बॉर्डर एक निश्चित कर सके। लेकिन अभी एक महत्वपूर्ण जो क्षेत्र था नॉर्थ वेस्ट का, वो अभी बाकी था, जिसका कौन साम्राज्य संभाल रहा था? एंग्लो सिख चला रहे थे। अभी सिख स्टेट था। लेकिन उससे भी एक बड़ी बिग गेम चल रही थी यूरेशिया में। जो रशिया था उस समय भी शक्तिशाली था और वो बिग गेम के चलते अंतर्गत वो भी अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था और समुद्र के पास पहुंचना चाहता था। इसी वजह से वो उसका विस्तार अफगानिस्तान की ओर हो रहा था। उसको रोकने के लिए ब्रिटिशरों ने
फर्स्ट एंग्लो वॉर लड़ा। तो देखो ओकलैंड के अंतर्गत फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर ended badly, and fearing Russian influence, the British failed and lost 1600 lives and hurt their image. लेकिन क्या हुआ, शुरुआत में तो एंग्लो अफगान युद्ध में ब्रिटिशर्स जीत गए थे, लेकिन वहां पे कंट्रोल नहीं कर सके, क्योंकि जो अफगान की जो टेरिटरी थी, तो यहाँ पे क्या हुआ कि कई क्षेत्र थे जहाँ पे अफगानी लोग उसने रिटेलिएट किया और उसको दबदबा नहीं बना सके। और यही एक कारण है कि अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर कहा जाता है। जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है उसको ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर कहा जाता है, क्योंकि वहां पे जो जिसने भी दबदबा बनाने की ट्राई किया ना, उसका साम्राज्य खत्म हो गया। अगर एग्जांपल लेना ब्रिटिशर के टाइम, तो ब्रिटिशरों ने एंग्लो अफगान वॉर लड़ी और अफगानिस्तान का क्षेत्र अपने काबू में लेना चाहा, लेकिन वो हार गए और उसका साम्राज्य का भी अंत हो गया। और उसके बाद किसने ट्राई की? उसके बाद रशिया ने ट्राई की थी 1900 के आसपास, जिसकी वजह से क्या हुआ, रशियन यूएसएसआर का भी अंत हो गया। और अभी रिसेंटली यूएसए के भाई अफगानिस्तान पे कंट्रोल करने के लिए प्रयास किया, लेकिन क्या हुआ, उसका भी जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उसके बाद कम हो गया। इसीलिए इसी वजह से अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर कहा जाता है, वो आप याद रख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी के चलते ओकलैंड के अंतर्गत फर्स्ट एंग्लो अफगान युद्ध हुआ, लेकिन वो हार गए। और उसके बाद एलनबरो, जिसके अंतर्गत अफगान युद्ध हुआ, उसके हार गए, पर वहां पे एक सिंध क्षेत्र था, उस पर अपना कब्जा बनाने के प्रयास किया। क्योंकि अभी जब अफगान वॉर के लिए ब्रिटिश जा रहे थे ना, तो सिंध ने उसकी मदद की थी, लेकिन रिटेलिएट में क्योंकि हार गए थे फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, इसी वजह से सिंध पर अपना कब्जा बना के अपना बफर स्टेट बनाने का प्लान बनाया, जिसकी वजह से एलन बरो टुक द कंट्रोल इन द सिंध एंड टू प्रोटेक्ट द नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर एंड डिफीटेड ग्वालियर, एंड ही यूज्ड द मिलिट्री स्ट्रेंथ टू रिबिल्ड ब्रिटिश स्टैंडिंग एंड स्टॉप लोकल रेजिस्टेंस। इसी वजह से सिंध का क्षेत्र वो अपने कब्जे के अंतर्गत ले लिया। Now the economic control. Both leaders increased the tax collection and trade, and Auckland pushed the export crop while the Ellenborough built the trade route. This made India supply raw material to British. मैंने बताया कि जो फ्री मार्केट फेज का मेन उद्देश्य क्या है कि भारत से जो रॉ मटेरियल है उसको एक्सपोर्ट करना, जिसके अंतर्गत ओकलैंड और एलनबरो ने काम किया। नेक्स्ट आता है गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग, जिसको स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी के अंतर्गत कई क्षेत्र प्राप्त किए, जिसमें फर्स्ट एंग्लो सिख युद्ध आता है। फर्स्ट एंग्लो सिख युद्ध वो एक ब्रिटिश पॉलिसी का पार्ट था, जिसके अंतर्गत नॉर्थ वेस्ट पॉलिसी का पार्ट था, जिसके अंतर्गत एक तो फर्स्ट रूसी विस्तार को रोकना था, और दूसरा जो नॉर्थ वेस्ट ट्रेड रूट है उसको अपना नियंत्रण बनाए रखना था। और इसी के चलते जब फर्स्ट एंग्लो सिख युद्ध हुआ, उसका एक मेजर कारण था, उस समय तक जो सिख था वो महाराजा रणजीत सिंह के अंतर्गत मजबूत राज्य बनकर उभर कर आया था, और वह एशिया की सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री अपने पास खड़ी रखी थी। और इसी की वजह से एक चुनौती भी थी कि जिसकी वजह से ब्रिटिशरों ने महाराजा रणजीत सिंह के साथ युद्ध में नहीं लड़ा। लेकिन जब महाराजा रणजीत सिंह की मौत 1839 में हुई, तो इसके बाद सिख एम्पायर डिस्टेबलाइज हो गया, और जिसका लाभ उठाकर ब्रिटिशरों ने फर्स्ट एंग्लो सिख युद्ध स्टार्ट कर दिया। उस घटनाक्रम क्या हुआ उस समय, व्हेन द सिख फोर्स क्रॉस द सतलज रिवर, द ब्रिटिश विक्ट्रीज एट दुक्ती, फिरोजाबाद, अलवार एंड सोबरान लेड टू ट्रीटी ऑफ लाहौर। यानी कि यहाँ पे क्षेत्रों में जो म्यूटिनी हुई, ब्रिटिश और सिख के बीच युद्ध हुए, उसमें ब्रिटिश का दबदबा मजबूत रहा, और ट्रीटी ऑफ लाहौर की, और ट्रीटी ऑफ लाहौर एक तरह से सब्सिडी अलायंस हुई, जिसकी वजह से सिख दरबार में एक रेजिमेंट स्थापित किया गया। लेकिन आपको पता है कि रेजिमेंट का क्या काम है, वो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेगा, और सिख
एक तरह से अपने को स्वायत्त बनाने के लिए रेजिस्टेंस शुरू करेंगे, जिसकी वजह से सेकंड एंग्लो सिख युद्ध हुआ, in which resistance to British interference speak when the Diwan Multaj rebelled in the Multan in 1848 after Battle of Ramnagar, चिलीवाड़ा एंड डिसीजिव डिफीट एट गुजरात, यानी कि गुजरात में उसकी एक निर्णायक हार हुई ब्रिटिशरों की, जिसकी वजह से सिख का जो राज्य था उसको खत्म हो गया और ब्रिटिश ने उसका एनेक्सेशन कर दिया। That time, Maharaja Dulip Singh surrendered the Kohinoor डायमंड टू ब्रिटिश क्राउन। वही जो कोहिनूर कई बार चर्चा करते हैं कि कोहिनूर का ब्रिटिश ले गए, वो महाराजा दुलीप सिंह के पास से कोहिनूर लेके ब्रिटिश ताज में लगाया था। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिकल रिजल्ट। द पंजाब एनेक्सेशन सिक्योर्ड द फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड एंड स्किल वर्कफोर्स एंड स्ट्रेटेजिक ट्रेड रूट, बिकॉज हमने बताया था कि नॉर्थ वेस्ट वो एक अंतरराष्ट्रीय ट्रेड रूट से जुड़ा हुआ केंद्र था, इसी वजह से उसको इकोनॉमी का लाभ ज़्यादा हुआ। और ब्रिटिश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ट्रांसफॉर्म द पंजाब इनटू वैल्यूएबल इकोनॉमिक एसेट and redirect resource to British market. And this conquest complete British territory domain in the India and establish economic pattern that persist beyond the colonial rule. यानी कि पंजाब की जीत के बाद भारत के क्षेत्र में कोई भी एक मेजर शासक नहीं रहा जो ब्रिटिशर को कंट्रोल कर सके, और इसी के बाद पंजाब के एनेक्सेशन के बाद मेजर पावर तो खत्म हो गए, और उसके बाद जो ट्रेड रूट का यूज किया और स्किल फोर्स मिले, जिसकी वजह से ब्रिटिशरों ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, और उसी की वजह से क्या किया, फाइनल गुड और रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट किया और फाइनल गुड का इंपोर्ट करके भारत को एक मार्केट रूप में स्थापित कर लिया। इसी वजह से कंपनी का रूल से बियॉन्ड इट इज द लाइक एज अ स्टेट he ruled in India. This war marked the company's final major military campaign in India and established system that continue after the crown assumed direct control in 1958. Now we look at that Lord Dalhousie, who practiced the aggressive expansionist policy. इसका मतलब है कि डेलहौजी की नीति के अंतर्गत ब्रिटिश ने आक्रामक साम्राज्यवादी नीति अपनाई, जिसकी वजह से भारतीय क्षेत्र में उसका विस्तार हो गया। भारतीय क्षेत्र में भारतीय क्षेत्र में उसका विस्तार हो गया। उसके अंतर्गत क्या किया, उसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति अपनाई। इसकी डिटेल में पढ़ते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इट इज द इंजीनियरिंग ब्रिटिश एक्सपांशन। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है ना, वो एक तरह से कॉन्ट्रावर्शियल पॉलिसी थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, बिना युद्ध किए ब्रिटिशर को ज़्यादा जो रिसोर्स वाली प्रॉपर्टी थी और नए नए राज्य थे वो उसके कब्जे में आ गए। उसने क्या किया, डलहौजी ने एक फरमान जाहिर किया और बताया कि जिसके अंतर्गत नेचुरल हेयर नहीं है, यानी कि उत्तराधिकार उसका वैध उत्तराधिकार नहीं है, और कोई दत्तक लिया है, तो उसके बदले क्या करेगा, वो राज्य ही अपने अंतर्गत कब्जा कर लेगा। और इसी वजह से उसने क्या किया, एक तरह से रिलीजियस मामले में हस्तक्षेप भी कर दिया, क्योंकि रिलीजियस प्रैक्टिस क्या थी कि अगर कोई को नेचुरल हेयर नहीं है तो उसके बदले क्या दत्तक पुत्र ले सकते थे। लेकिन उसने क्या किया, लीगल जस्टिफिकेशन के अंतर्गत स्टेट विदाउट नेचुरल हेयर was taken over by company, and this ignored the Hindu adoption custom and allowed the British to reject the legal hair despite religion tradition. इसका क्या मतलब हुआ कि जो राज्य थे जिसके नेशनल हेड नहीं थे, वो जो जिसने दत्तक पुत्र लिए थे उसके राज्य को ही अपना कब्जा कर लिया, जिसके अंतर्गत सतारा, जैतपुर, संबलपुर, भागल, पची उदयपुर, झांसी, जो जिसके अंतर्गत रानी लक्ष्मीबाई थी, नागपुर, अवध, ये जो क्षेत्र थे ना, वो एक तरह से वेल्थी स्टेट थे, जिसकी वजह से क्या किया कि वो जो ब्रिटिश के जो फ्री मार्केट फेज थी ना, उसकी नीति उसकी अंतर्गत आती थी, और रेवेन्यू होती थी, और कच्चा माल जहाँ रॉ मटेरियल जो अवध जैसा क्षेत्र था ना, वो प्रॉपर्टी वैल्यूएबल रिसोर्स रखता था, जिसकी वजह से क्या रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट हो सके और उसको ब्रिटिशर को मार्केट मिल सके। इसी के चलते ये हुआ था। लेकिन
ये जो दत्तक पुत्र की जो पॉलिसी थी वो सब राज्यों पे नहीं लगती थी। उसके लिए क्या किया ब्रिटिशरों ने, डलहौजी ने 3 लिस्ट बनाई, जिसमें फर्स्ट लिस्ट थी कि जो ब्रिटिश के मित्र राज्य थे उसको तो वो परवानगी लेने की जरूरत नहीं थी, और दूसरा ऐसे थे जो मुगल या राजपूत के अंतर्गत आते थे या मराठा के अधीन स्वतंत्र राज्य थे और उसके बाद मराठा से ब्रिटिशर को आ गए थे, वैसे राज्य को वो परवानगी दे देते थे, भले ही उसको दत्तक पुत्र लिया हो तो तब भी। लेकिन तीसरी जो कैटेगरी थी वो ऐसे राज्य की थी जिसका गठन ब्रिटिश अधिकार पत्र से हुआ था। यानी कि क्या किया क्या कैसे, जब मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि एंग्लो मराठा मैसूर वॉर हुआ, उसके बाद क्या किया, हैदर टीपू सुल्तान को खत्म कर दिया और वहां पे वाडियर वंश की स्थापना कर दी। वो ऐसे ही कई राज्य की स्थापना की थी ना, वही क्षेत्र पे उसने ब्रिटिश जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट लगाई थी, न कि सारे राज्यों पे। ये याद रखना प्रीलिम के लिए भी और मेंस के लिए भी। और प्रीलिम के लिए एक फैक्ट है कि ये जो स्टेट है उसकी क्रोनोलॉजी याद रखना, जो इसी तरह आती है। तो टाइमलाइन इन 1858 टू 1856 जब तक डलहौजी का कार्यकाल था, और वही एक कारण था कि जो 1857 के विद्रोह में मेजर रूलर पार्टी ने रूलिंग किंग ने ब्रिटिश जनता को सपोर्ट किया और 1857 का रिवोल्ट हुआ, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई भी लड़ी थी और कई क्षेत्रीय राजा भी लड़े थे, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम चर्चा करेंगे इसकी। ओके 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 नेक्स्ट डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट। इसके बाद किया गया डलहौजी के अंतर्गत ही इंफ्रास्ट्रक्चर का रिवोल्यूशन किया गया, जिसके अंतर्गत क्या किया, रेलवे, टेलीग्राफ एंड पोस्टल सर्विस का निर्माण किया गया। अगर हम सोचे कि भारत का मॉडर्नाइजेशन हो रहा तो ये अच्छी बात है, रेलवे आ रही है भारत में, टेलीग्राफ आ रहा है और पोस्टल सर्विस, क्योंकि कई देशों में जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था ना, उसका एक मेजर कारण रेलवे था। पर लेकिन भारत के संदर्भ में रेलवे का उल्टा असर हुआ। लेकिन क्या हुआ कि रेलवे का इस तरह से निर्माण किया गया भारत में कि जो भारत के आंतरिक क्षेत्र थे वहां से कच्चे माल को लेके पोर्ट तक लाया गया और उसका एक्सपोर्ट किया गया, और जो फाइनल गुड आता है उसका बंदरगाह से भारत के अंदरूनी मामले मार्केट तक उसकी पहुंच बनाई गई। इसलिए जो रेलवे का यूज किया गया वो ब्रिटिश हित में हुआ, न कि भारतीयों को आधुनिक बनाने के लिए और न कि भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए। क्योंकि एक कारण एक था कि भारत में जो रेलवे निर्माण के लिए जो स्टील इंडस्ट्री और स्टीम इंजन बनता था वो भारत में नहीं बनता था, वो ब्रिटेन से इंपोर्ट होता था। इसी वजह से जो टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट होना चाहिए था रेलवे के आने की वजह से वो नहीं हो सका। वही टेलीग्राफ और पोस्टल सर्विस का क्या काम हुआ, जब 1857 का विद्रोह हुआ तब उसको कंट्रोल करने में टेलीग्राफ का हेल्प हुआ, न कि भारत के आधुनिक बनाने। लेकिन बाद में इनडायरेक्टली भारतीयों को रेलवे और टेलीग्राफ और पोस्टल सर्विस ने और नेशनल मूवमेंट चलाने में मदद की थी, वो आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। और इसके बाद किया गया, डलहौजी ने एजुकेशन रिफॉर्म किए गए, which founded university in the Calcutta, Bombay, Madras to create Indians who think like the British and training administrative staff while the undermining the traditional knowledge। यानी कि क्या हुआ, भारतीय क्षेत्र है कि भारतीय परिस्थिति है उसके नॉलेज के लेने के बदले एक भारतीय जो ब्रिटिश की तरह सोच सके और ब्रिटिश के अंतर्गत निचले अधिकारी का काम कर सके, इस तरह का एक मास क्रिएट करने के लिए डलहौजी ने यूनिवर्सिटी स्थापित की थी, न कि भारतीयों को ग्रेजुएट करके एक स्किल लेबर फोर्स बनाने के लिए। और डलहौजी के अंतर्गत ही सेकंड एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ और लोअर बर्मा को एनेक्सेशन कर दिया, क्योंकि वहां से एक नया ट्रेड रूट पर अपना कंट्रोल कर सके थे। और डलहौजी ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए, जिसके अंतर्गत इट क्रिएट स्पेशल डिपार्टमेंट एंड मॉडर्न सिविल सर्विस विद कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। और जो 1853 का चार्टर्ड एक्ट आएगा उसके अंतर्गत कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात की गई, उसी को इम्प्लीमेंट किया था।
एंड रिड्यूस द करप्शन एंड एस्टैब्लिश द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, यानी कि जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है पीडब्ल्यूडी, उसका निर्माण भी डलहौजी के अंतर्गत हुआ था। और इंक्रीज द इफिशियंसी वाइल्ड कंसोलिडेटिंग द ब्रिटिश पावर, यानी कि क्या किया डलहौजी लेगेसी combined the modernization that create Indian infrastructure foundation with the aggressive annexation with the generated widespread discontent and ultimately contribute to 1857 revolt that end the company rule, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। अब इस टॉपिक के रिलेटेड जो भी थोड़े थोड़े की है गवर्नर जनरल, इसको आप पढ़ लेना कि क्या क्या मेजर एक्टिविटी हुई थी। लास्ट में लॉर्ड कैनिंग आएगा जिसके अंतर्गत रिवोल्ट होगा, और ये इकोनॉमिक पॉलिसी और एग्रीकल्चर की जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो भी हम आगे के पढ़ेंगे। थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं कि जिसकी वजह से थोड़ा रिकैप हो जाए। तो फ्री मार्केट फेज के क्वेश्चन क्या है, तो विच एक्ट एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड मोनोपोली, इसमें आंसर दिए है पण आप हमने वो बताया था चार्टर्ड एक्ट 1813, एंड वो इम्प्लीमेंट द कॉन्ट्रोवर्शियल डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वी ऑलरेडी नो द लॉर्ड डलहौजी, and this topic will be discussed in next lecture and this also. Okay, thank you so much.